नमस्कार दोस्तों, सारांश सिविल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों ने पॉलिटी सब्जेक्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट कंप्लीट किया था। उससे संबंधित हमने एक केस देखा था, बेरूबारी केस, और उससे ही संबंधित हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझा था और साथ में ही उसके सिक्किम का मुद्दा समझा था। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, उसको भी शुरू कर देते हैं। फिर पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो जो है वो अल्टरनेट डेज पर आपको मिलता रहेगा। एक दिन अल्टरनेट में पॉलिटी का मिलेगा और दूसरे दिन अल्टरनेट में हिस्ट्री का। लेकिन उससे पहले दोनों सब्जेक्ट की शुरुआत करना जरूरी है। तो आज थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी हम लोग किस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे इसको हम लोगों को समझना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है हमारा एंशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत। एक होता है मिडाइवल, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत। और एक होता है मॉडर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत। हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट कब है, जब हमारे यहाँ पर यूरोपीय आना शुरू होते हैं, ठीक है। और एक पार्ट कब होता है, जब हमारे यहाँ पर आजादी हम लोगों को मिल जाती है, उसके बाद से लेकर आज तक का 2025 तक का। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे आजादी से पहले का भारत, लेकिन कब तक का वो हम लोग पढ़ेंगे 1498 के पास आसपास से, जब पुर्तगाली आना प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद फिर है हम पढ़ेंगे आजादी के बाद का भारत, यानी उसके बाद की जो सरकारें आई, भारत की क्या क्या नीतियां रही, भारत की क्या क्या पॉलिसीज रही और क्या क्या हम लोगों के यहाँ डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले पार्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आजादी के पहले का भारत। तो आजादी के पहले के भारत में सबसे पहले हमें समझना क्या होगा कि एक बैकग्राउंड समझना होगा कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आई थी, इनका उद्देश्य केवल ट्रेड करना ही था, ठीक है, या इनका उद्देश्य उससे भी बढ़कर कुछ था। क्योंकि ये व्यापार करने आए थे और भारत से सामान खरीदने आए थे और हमारी गुलामी खरीद के चले गए, ठीक है, और हमें गुलाम बना दिया। और आज भी कई कई तौर पर हम लोग अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को यह बात समझ में ना आए, लेकिन हमें समझना यह होगा कि आज भी हम लोग अपनी चीजों को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं जब तक कोई वेस्ट कंट्री हमारा वैलिडेशन ना करते, वो ये ना कहते कि हाँ भारत अच्छा कर रहा है, तब हम मान लेंगे भारत अच्छा कर रहा है। अगर भारत की सरकार ये कह रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग नहीं मानते, लेकिन वहीं पर कोई रिपोर्ट आ जाए वो कह देंगे कि हाँ ठीक है, अब रिपोर्ट आ गई तो इसमें इतना भारत का नाम चल गया और अब भारत अच्छा कर रहा है। तो ये जो आपकी अप्रोच है ये बहुत गलत है। भारत को अगर हमें देखना है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा, भारत के समाज को देखना होगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि दो चीजें एक समान कभी नहीं हो सकती। वो लोग अपने पैरामीटर्स पर चेक करते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि वो लाना चाहते हैं दुनिया को अपनी स्टेज पे, लेकिन हमें अपने पैरामीटर खुद बनाने होंगे, ठीक है, अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करने होंगे और उनको देखना होगा। जैसे आपको पता होगा कि अभी अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भारत ने जो हथियार यूज किए थे, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच में यह कहा था कि उसमें मेड इन इंडिया हथियारों ने अपना जौहर दिखाया था। मतलब उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि वेस्टर्न कंट्रीज या जो अन्य कंट्रीज हैं वो अब भारत के डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनको अपने देश में लाने का प्रयास कर रही है। यानी कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलने वाला है। तो हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अपने पैरामीटर्स खुद निर्धारित करने होंगे, अपने स्टैंडर्ड मानक खुद निर्धारित करने होंगे और उनके आधार पर हमें अपना विकास देखना है, ना कि पश्चिम देश क्या कह रहे हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ये आज देखते हैं ना कि हंगर इंडेक्स आ गया और वहां की रिपोर्ट ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा भुखमरी है। भारत में कोई भी भुखमरी नहीं है, मैक्सिमम लोग खाने के लिए है, उनके पास खाने को है, सरकार 80 करोड़ को राशन दे रही है। और हमारे यहाँ का समाज ऐसा है, उसमें मंदिर मस्जिद या कोई भी ऐसा संस्थान हो जहां पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट में दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आज भी वो एग्जाम के लिए ठीक है कि 100 आ गया एग्जाम में तो इतना हो गया भारत का, या पाकिस्तान हमसे। अब कभी आप उम्मीद कर सकते हो कि पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके खुद रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो हमसे अच्छा कहां से हो सकता है, ठीक है। जिसके पास कुछ कच्चा ना हो वो हमसे अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इनका मोटिव क्या था, अंग्रेजों का आने का कारण क्या था। तो सबसे पहले हम लोग कारण को देखते हैं। तो देखते हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी
देखिए हमारे यहाँ पर कई यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, है ना, और अंग्रेज भी आए थे। लेकिन हम अंग्रेज से शुरू क्यों कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू क्यों कर रहे हैं, कि वो इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने डोमिनेट किया था, अंत में यही विजयी हुए थे और इन्होंने डोमिनेट किया था। और उसके बाद एक एक करके हम यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली कैसे आए उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डच आए उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी आए उनको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, ताकि इसका जो है एक आपको बेस तैयार हो जाए, क्योंकि यही आगे जाके भारत की पॉलिसीज बनाएंगे और यही भारत पर अपनी कॉलोनी स्थापित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स एज ए ट्रेडिंग कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में क्या करने आई थी और इसका क्या व्यापार से संबंध था। ठीक है, किस चीज का व्यापार करने आए थे, बात समझ में आ गया आपको। तो अब हमें सबसे पहले देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इससे पहले कुछ हम समझ लेते हैं, जो हमारा 15वीं शताब्दी था, यानी कि इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, ओटोमन तुर्क जो ओटोमन एम्पायर था, उन्होंने क्या किया था, लेवन की टेरिटरी में कब्जा कर लिया था। ये जो लेवन की टेरिटरी है ये हम किसे बोलते हैं, इसमें जो बेटा देश आते हैं, इसमें एक तो देश आता है हमारा इजराइल, ठीक, जो इजराइल का क्षेत्र है, उसके बाद जो जॉर्डन का क्षेत्र है, उसके बाद जो सीरिया का क्षेत्र है, उसके बाद जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, सॉरी इसमें एक और है लेबनान। ठीक, ये जो इतने देश का पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते थे दी लेवेंट। ठीक है, इन देश पर ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया और आप मैप में देख रहे होंगे कि ये कुछ पार्ट गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है, लेबनान है और फिलिस्तीन है। ठीक है, कुछ पार्ट इसमें जो हमारा टर्की देश है, टर्की का कुछ दक्षिण का पार्ट होता है जो सीरिया से बॉर्डर लगाता है, वो भी इसमें शामिल होता है। तो अगर एग्जाम में आपका पूछ लिया जाए कि 11 में कौन सा देश है, तो टर्की भी शामिल है, लेकिन ये सारे देश पूरी तरीके से शामिल है। अब इस क्षेत्र की भूमिका क्या है, आज भी हमारे देश में जो मैक्सिमम व्यापार होता है वो हमारे इसी क्षेत्र से होता है, कि अगर यूरोपियों को कोई व्यापार करना है तो यूरोपीय माल भेजते हैं यहाँ पर सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल के थ्रू माल जो है वो मुंबई के जो बंदरगाह या वहां तक पहुंचता है। और देश यूरोपी का जो ट्रेड एशिया के साथ है वो आज भी सुएज नहर से काफी कुछ होता है, यानी कि लगभग अगर हम मान के चले तो 80 से 85% जो व्यापार होता है एशिया के साथ वो इसी रूट से होता है। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और हमें समझनी है, मान लेते हैं बेटा कि हमारा एक चीज समझनी होगी कि मान लेते हैं कि ये रोड है, ठीक है, आप इस क्षेत्र पर कोई व्यापार करते हैं और आपका जो कस्टमर है वो इस क्षेत्र पर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप रोड से जाकर उसको सामान बेच देंगे, लेकिन इसी रोड के बीच में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और वो ये कहने लगे कि यहां से अगर आप व्यापार करोगे तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, या हम नहीं तो हम व्यापार को पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। तो अब क्या होगा, जो सामान आपका 10 रुपए में था वो यहाँ 12 रुपए में बेचते थे और इसने मनमाफिक 5 रुपए टैक्स लगा दिया, तो ये सामान आपका हो गया 17 रुपए का। तो आपके सामान की जब कीमत बढ़ेगी तो लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, तो आपकी बिक्री भी कम होगी। क्लियर, ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, जब इन्होंने व्यापार पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया तो यूरोपियों को यह लगा कि अब व्यापार करना हमारा लैंड एरिया से तो मुश्किल हो जाएगा, लैंड क्षेत्र जो है उससे तो हम व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अब हमें कुछ अल्टरनेटिव रूट ढूंढना होगा। वो अल्टरनेटिव रूट क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया जो वैकल्पिक रूट था वो था महासागर का रूट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब ओटोमन तुर्क ने इन्वेड किया लेवेंट के क्षेत्र में और उस पर अपना कब्जा कर लिया, तो जो यूरोपियों का व्यापार था ईस्ट के साथ, वो जो इस रीजन से होता था वो पूरी तरीके से कैसे हो गया, समाप्त। अगर आप सीरिया वाला क्षेत्र भी देखेंगे तो सीरिया, इराक, उधर से भी हम लोग व्यापार कर सकते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, तो लैंड का पूरा व्यापार इधर ही से होता था। ठीक है, इसी क्षेत्र से होता था। क्लियर, और रेड सी वाला भी एंगल था, तो लैंड वाला जो व्यापार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब बात क्या आई, यूरोपियों ने ये सोचा, यूरोपीय सेट देम ऑन डिस्कवरी ऑफ ओशियन रूट टू इंडिया। अब वो भारत के लिए महासागरीय रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि वही एक वैकल्पिक रास्ता था। अब क्या हुआ, देयर वाज, इधर देख ले, ठीक है, आफ्टर मैनी डिफिकल्टीज, और कई कठिनाइयों के बाद आप लोगों को पता है कि पुर्तगालियों ने एक नया रास्ता खोजा था, उसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है,
तो ये केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? ये स्थित है साउथ अफ्रीका में। तो पुर्तगालियों ने ये केप ऑफ गुड होप को खोजा था। कब खोजा था? 1488 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1488 में क्या होते हैं, पुर्तगाली केप ऑफ गुड होप खोज लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता, पुर्तगालियों ने तो खोज लिया, उसके बाद ये हुआ कि अब जो यूरोपीय और देश थे उनको ये लगा कि पुर्तगालियों ने खोज लिया, अब ये तो व्यापार कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो स्पेन ने क्या किया, कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, इसको नियुक्त किया कि आप भी रास्ता खोजो। ठीक है, और कोलंबस ने दुर्घटनावश वो खोजने चला था इंडिया, लेकिन उसने खोज किसको लिया? जो अमेरिका का क्षेत्र था, जिसको इसने नाम दिया न्यू वर्ल्ड फॉर द स्पेन, यानी स्पेन के लिए नई दुनिया का रास्ता जो है वो खुल गया। तो दो ओशियन रूट के थ्रू हमें डिस्कवरी हुई, एक हुई न्यू वर्ल्ड की और एक हुई केप ऑफ गुड होप की। इसका कारण क्या था? तुर्की का जो ओटोमन अंपायर के थे, ठीक है, ओटोमन अंपायर के लोगों का लेबनान क्षेत्र पर कब्जा, जिससे जो भूमि से व्यापार होता था वो पूरी तरीके से रुक गया। अभी हम लोग आगे और भी चीजें, जब इसको चार्टर एक्ट देखेंगे तब उसमें देखेंगे, थोड़ा सा मैप इसका हम दिखा देंगे, उसमें बता देंगे लैंड के थ्रू कैसे व्यापार होता था। आगे देखते हैं। अब जब दोनों देशों ने ये खोज अपनी कर ली, ठीक है, कि एक पुर्तगाल ने खोज लिया केप ऑफ गुड होप, दूसरा स्पेन ने खोज लिया जो अमेरिका वाला क्षेत्र था न्यू वर्ल्ड। तो अब इन दोनों के बीच में टकराव हुआ। ठीक है, टकराव ये हुआ कि दोनों को ही, मतलब यूरोप के लिए तो दो नए मार्केट खुल गए, अब दोनों में ही टकराव शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हम इधर व्यापार करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इधर व्यापार करेंगे। तो अब ये हुआ, कायदे नियम क्या कहता है, जिसने जो खोजा वो वहां व्यापार करे। ठीक है, तो जब ये सब होने लगा तो आपको पता होगा कि जो रोमन अंपायर जो था उसमें सबसे जो रोम जगह थी वहां पर एक चर्च हुआ करती थी, वहां के जो प्रमुख थे वो थे पोप। ठीक है, आज भी है, धार्मिक प्रमुख जो थे वो पोप थे। उन पोप का नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, इन्होंने एक धार्मिक आदेश निकाला, ठीक है, एक बुल निकाला। कब निकाला? 1493 में। और वो बुल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इन दोनों के बीच में टकराव है, पुर्तगाली और स्पेन के बीच में, इसका सलूशन निकालने के लिए पोप अलेक्जेंडर ने एक बुल निकाला। उसमें उन्होंने क्या कहा? डॉक्यूमेंट सपोर्टेड स्पेन्स स्ट्रेटजी टू इंश्योर इट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द लैंड डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। जो ये बुल निकाला उसमें क्या कहा गया कि जो कोलंबस ने जगह खोजी है उस पर केवल किसका अधिकार होगा? स्पेन का। किसका अधिकार होगा? स्पेन का। इट इस्टेब्लिश अ डिमार्केशन, एक लाइन खींची, ठीक है, लाइन 100 लीग्स वेस्ट ऑफ द एरोजस एंड केप वर्डे आइलैंड एंड असाइंड स्पेन द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्वायर टेरिटोरियल पोजीशन एंड टू ट्रेड ऑल द लैंड वेस्ट ऑफ द लाइन। आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये लाइन इन्होंने खींची और ये कहा कि जो भी इसके पश्चिम में है, इस लाइन के पश्चिम में, उस पे सब कौन करेगा? स्पेन। कौन करेगा? स्पेन। यानी कि जो भी पश्चिम में जो भी जमीन कब्जा करनी है, ठीक है, जो वहां व्यापार करना है, उस पर एक्सक्लूसिव राइट होगा किसका? स्पेन का। आगे कह रहा है ऑल अदर आर फॉरबिडन टू अप्रोच द लैंड वेस्ट ऑफ द लाइन विदाउट स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम द रूलर ऑफ स्पेन। अब ये कह रहा है कि जो भी यहाँ पर यूरोपीय देश हैं, जितने भी हैं, उनको अगर यहाँ व्यापार करना है तो उनको जो स्पेन का शासक होगा उससे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए कोई यूपी का है और वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं तो उसमें परमिट इशू होते हैं। स्टेट परमिट है या ऑल इंडिया परमिट है? तो अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट है तो आप पूरे भारत में कहीं जा सकते हैं, अगर केवल स्टेट परमिट है तो आप एक ही स्टेट के अंदर चला सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे लोकल में क्या होता है कि जैसे बसेस चलती हैं तो 2 नंबर रूट है, 3 नंबर रूट है, 11 नंबर रूट है, तो उसमें 2 नंबर का रूट है तो 2 नंबर की ही चलेंगी, वो 11 नंबर रूट पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 नंबर रूट का ही परमिट है। तो वही कह रहा है कि जो लाइन इन्होंने पोप ने खींची थी, इसके पश्चिम में परमिट किसको मिला था? सिर्फ स्पेन को, और कोई यूरोपीय देश से व्यापार नहीं कर सकता। और अगर करना चाहता है तो स्पेन का जो शासक है उसकी मर्जी से उसको लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद वहां पर भी व्यापार कर सकता है। क्लियर? आगे कह रहा दिस इफेक्टिवली गेव स्पेन द मोनोपोली ऑन द लैंड्स ऑन द न्यू वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ? इसका स्पेन का एकाधिकार हो गया किस क्षेत्र पर? जो स्पेन कोलंबस ने खोजा था। आगे कह रहा है बुल स्टेटेड। अब ये लाइन हमारी
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमें समझना है। हमें अभी तक क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेज जो है वो यहां पर व्यापार करने आए थे, किस चीज का, मसालों का और कपड़ों का, क्योंकि यूरोप में डिमांड बहुत थी। हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के आने के बाद हम लोग जाहिल थे, हमें कुछ आता जाता नहीं था, तो वो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने लगे, आके इंग्लिश पढ़ाने लगे, और उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, हमें साक्षर किया। नहीं तो उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है, हम जंगली लोग थे, ये सब हमें बताया जाता है। आप डायरेक्ट तो नहीं बताते लेकिन इनडायरेक्टली बताते हैं, ठीक है। और अगर आप उसका विरोध करें या उसके बारे में पूछे कि उससे पहले हम ये थे, तो कहेंगे नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप कर ही नहीं सकते, हम लोगों पर डाउट होता है, ठीक है, कि इंडिया वाले तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उनको क्या पता कि हम लोग कहां पर थे, ठीक है। जब वहां पर उन लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे, ठीक है, वो जंगल में घूमते थे, तब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और वहां पर हम लोग सैनिटेशन और 90 डिग्रीज पर टाउन, प्लान्ड टाउन बनाते थे, जिसमें रोड 90 डिग्रीज पर काटती थी, ठीक है, यानी योजनाबद्ध नगर हम बनाते थे, जब उनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, ठीक है। खैर वो हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक। एक देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया। हाँ, जिस बात को हम डिस्कस कर रहे थे वो समझ लो। इसमें जो हमें बताया जाता है कि ये केवल ट्रेड करने आए थे, ये बात अर्ध सत्य है। इनका उद्देश्य सिर्फ ट्रेड नहीं था, इनका उद्देश्य और भी कुछ था, और वो क्या था वो प्रूफ होता है हमारा इस बुल से। इसमें क्या कहते हैं, द बुल स्टेटेड दैट एनी लैंड नॉट इनहेबिटेड बाय क्रिश्चियन वॉज अवेलेबल टू डिस्कवर, यानी कि जिस भी देश में या किसी भी ऐसी भूमि में जिसमें ईसाई नहीं रहते हैं उसको खोजना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल टू खोजना, उसकी खोज करी जानी चाहिए। क्लेम्ड, और उस पर अपना दावा करना चाहिए। एंड एक्सप्लॉइटेड बाय क्रिश्चियन रूलर एंड डिक्लेयर्ड, यानी वहां पर हमें ईसाई शासक बैठाने होंगे और घोषणा करनी होगी, द कैथोलिक फेथ एंड क्रिश्चियन रिलीजन बी एक्सॉल्टेड एंड बी एवरीवेयर इंक्रीज्ड एंड स्प्रेड, दैट द हेल्थ ऑफ सोल केयर फॉर, ठीक है, दैट द बारबरस नेशन, ध्यान से समझना, बारबरस का मतलब होता है जिनको कुछ अकल दकल नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल जंगली टाइप के लोग, ठीक है, मतलब उनको ना खाने की पता, ना कैसे कपड़े पहनने, ये सब कुछ नहीं पता। क्या कह रहा है, बारबरस नेशन बी ओवरथ्रोन एंड ब्रॉट टू फेथ इटसेल्फ। इसका मतलब समझे, उनका सीधे सीधे आसान शब्दों में समझिए, वो ये कह रहे हैं ऐसी कोई भूमि जहां ईसाई नहीं रहते हैं वहां जाइए, उसको खोजिए, खोजने के बाद उसको कब्जा कीजिए, और कब्जा करने के बाद जो बारबरस नेशन के जो वहां के लोग हैं उनको कन्वर्ट करिए अपने धर्म में। क्लियर? तो ट्रेड के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी इनका एक बड़ा उद्देश्य था। बात समझ रहे हैं? ट्रेड के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी इनका एक बड़ा उद्देश्य था। जैसे हमें पढ़ाया जाता है ना कि अंग्रेज सिखाने आए थे, सिखाने नहीं आए थे, वो हमारा धर्म परिवर्तन करने आए थे, ठीक है, लेकिन उनके धर्म परिवर्तन के करने के जो रास्ते थे, जो तरीके थे, वो औरों से बहुत अलग थे। कुछ लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्ट अटैक करते हैं। तो इनका अटैक क्या था, इनडायरेक्ट था, और आज भी इसके हम गुलाम हैं। आज भी भले ही हम धर्म से अपना धर्म परिवर्तन ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मानसिकता उनके धर्म से जोड़ दी थी। उन्होंने हमें इतना माइंड ब्रेन वॉश कर दिया, इतना हमारा, कि आज भी आप लोगों के घर के आसपास जो इंग्लिश में बात करता होगा वो आप लोगों को बहुत पढ़ा लिखा लगता होगा, और जो शुद्ध हिंदी में बात करता होगा वो आप लोगों को लगता होगा क्या ये बदतमीज आदमी है, कुछ आता जाता नहीं है इसको, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा, ठीक है। तो आपको समझना होगा ये चीज, ये मानसिकता हमारे डाली गई है दिमाग में, और ये उसके बाद हमारा जो आजादी के बाद जो सरकारों को करना चाहिए था कि इसको हटाया जाए, नहीं हटाया गया। आज भी हमारे देश में सोचिए, गुलामी की काल से निकलने के बाद हमारे देश में जहां से देश का पावर सेंटर है वहां भी हम लोग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा के बैठे थे, वहां भी हम लोग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा के बैठे थे। आज भी हमारे नेवी के झंडे में यूनियन जैक था,
किसी सरकार ने इसको हटाने का प्रयास नहीं किया। अब जाकर ये धीरे धीरे गुलामी के प्रतीक जो है वो हट रहे हैं। और जो सच्चे योद्धा थे सुभाष चंद्र बोस, उनको जॉर्ज परचम के स्थान पर वहां पर बिठाया गया। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी थी। आगे देख लेते हैं। अब इन्होंने एग्रीमेंट, इन्होंने अपना घोषणा तो कर दी, इन्होंने तो अपना धार्मिक आदेश निकाल दिया, लेकिन दो देश काम कैसे करते हैं, उनके बीच में संधि होनी चाहिए। तो इनके बीच में जो स्पेन और पुर्तगाल थे, इस पुल को कंफर्म करने के लिए एक संधि की गई। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया टीटी ऑफ टोर्सिलास। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट था। कब हुआ था? 1494 में। यह कब हुआ था? 1493 में। क्लियर? किसके बीच? स्पेन और पुर्तगाल के बीच। विच डिवाइडेड न्यूली डिस्कवर्ड लैंड आउटसाइड द यूरोप बिटवीन टू नेशन। जिसमें क्या हुआ, जो भी नया क्षेत्र खोजा गया था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पुर्तगाल को कहां का कब्जा मिल गया? ब्राजील का। आप यहां देख रहे होंगे ये ब्राजील का क्षेत्र है, तो यहां पर किसको कब्जा मिल गया? पुर्तगाल को। स्पेन कंट्रोल मच ऑफ द रेस्ट साउथ अमेरिका and although treaty aimed to prevent conflict between the Spain and Portugal, it did not account for other European powers like France, England, which would also seek expand their territories in the Americas. ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो समझौता था, ठीक है, ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। और इससे क्या हुआ, जो भी नई भूमि खोजी गई थी, जो भी नई दुनिया खोजी गई थी, उसको इन्होंने आधा आधा बांट लिया। आधा मिल गया पुर्तगाल को और आधा मिल गया स्पेन को। और पुर्तगाल जो है उसने क्या किया, पुर्तगाल के पास ब्राजील आ गया। आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया 1493 में बुल आ गई, पोप ने निकाली, अलेक्जेंडर ने। उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ट्रीटी हो गई, जिससे पूरा मामला तो सुलझ गया। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ, कुछ रिफॉर्मेशन शुरू हुए। जब भी कुछ सुधार शुरू होते हैं, ठीक है, सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए, कुछ रिफॉर्म शुरू हुए धर्म को लेकर। ठीक है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी कि जो स्पेन था, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारा एक देश है यूरोप में जिसका नाम है नीदरलैंड। उस नीदरलैंड में स्पेन का शासक था। ठीक है, तो वहां की जो जनता थी उसने उसके विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया स्पेन के विरुद्ध। ठीक है, तो स्पेन आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया, तो स्पेन के विरुद्ध अब क्या हुआ, विद्रोह होने शुरू हो गए यूरोप में। और पहला विद्रोह कहां पर हुआ, नीदरलैंड में। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लैंड था और जो स्पेन था, उनके बीच में क्या हुआ, दुश्मनी शुरू हो गई, उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। जब ये लड़ाई झगड़े हुए तो स्पेन ने अपनी नेवी भेजी, जो उस समय उनके पास बेड़े थे, बेड़े भेजे, और जो सदर इंग्लैंड था वहां पर अटैक किया, जिससे कई लोग मारे गए। तो जब ऐसी घटना हुई तो ये शत्रुता और बढ़ गई। इसके बाद क्या होता है, 1580 में पुर्तगाल जो होता है उस पर स्पेन कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो अब एक चीज हमें समझनी होगी, जो हमने वर्ड यहां पर बांटा था आधा आधा पुर्तगाल और उसको स्पेन को, जब स्पेन ने कब्जा कर लिया तो ये ऑटोमेटिक स्पेन के अधीन आ गया। तो अब पूरे विश्व पर राज किसका हो गया, स्पेन का। ठीक है, अब जो नीदरलैंड के लोग थे जो स्पेन का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो वो घटना हुई। उसके बाद अंग्रेज और स्पेन का युद्ध शुरू हो गया और अंत में क्या हुआ, स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अधीन कर लिया। कब कर लिया, 1580 में। आगे देख ले। अब डच बिगन टू सेंड एक्सपेडिशन टू द ईस्ट कैरिंग द वॉर अगेंस्ट स्पेन इन ईस्टर्न एरिया। ठीक है, अब जो डच थे वो भी बाहर निकले। उन्होंने सोचा कि हम जो है वो, अब जैसे ये लोग बाहर निकले हैं तो अब विश्व पे तो स्पेन और इनका कब्जा है, तो अब हम भी बाहर निकलेंगे, हम भी रूट खोजेंगे और हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि अगर व्यापार करना है तो जब पहले से वो क्षेत्र बटा हुआ है दो देशों में, तो उनको युद्ध करना पड़ेगा। और यहीं से हमारे यूरोपीय देशों के युद्ध जो है वो शुरू होते हैं। आगे क्या कह रहा है, इंग्लैंड, अब इंग्लैंड डच तो निकल लिए, अब इंग्लैंड में क्या हो रहा था, 22 सितंबर 1599 को क्या होता है, सम प्रोमिनेंट मर्चेंट, कुछ महत्वपूर्ण व्यापारी हेल्ड ए मीटिंग, एक बैठक करते हैं जिसमें चेयरमैन होते हैं वहां के मेयर। ठीक है, और याचिका देते हैं, एंड द पिटिशन टू क्वीन एलिजाबेथ टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू ए कंपनी आफ्टर द पीस
after the peace negotiation between Spain and England failed on 31 दिसंबर 1600, Queen granted charter incorporating petitioner under the name of Governor and the Company of Merchant Trading to the East Indies. क्लियर? तो अब इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा. इसमें कह रहा है कि जब ट्रीटी हो गई, ट्रीटी होने के बाद जब यूरोप में धार्मिक सुधार चालू हुए, रिफॉर्मेशन युग आया, तो उसमें नीदरलैंड के लोगों ने स्पेन के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया. नीदरलैंड के लोग जो थे उन्होंने स्पेन के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया. अंग्रेज और इंग्लैंड की क्या हो गई? स्पेन और इंग्लैंड की क्या हो गई? शत्रुता हो गई. उसके बाद पुर्तगाल को किसने जीत लिया? स्पेन ने. अब इसका मतलब क्या हुआ? पूरे यूरोप में किसका राज हो गया? स्पेन का. और पूरी दुनिया में कौन छाया हुआ है? स्पेन. यानी सबसे शक्तिशाली देश कौन हो गया? स्पेन. और जो सबसे शक्तिशाली होगा उसका विरोध भी उतना ही अधिक होगा. तो अब इस विरोध में क्या हुआ? डच निकल लिए, ठीक है, और उन्होंने स्पेन के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया. और अंग्रेज, अब जो हम आते हैं अंग्रेज वाले मुद्दे पर, इंग्लैंड वाले मुद्दे पर, इसमें क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमें कहीं व्यापार करने जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने देश से परमिशन लेते हैं, फिर जिस देश में व्यापार करने जाना है उस देश से परमिशन लेते हैं. तो जो यहाँ के व्यापारी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वहां की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनको एक याचिका लगाई, ठीक है, कि आप जो है हमें एक कंपनी बना दो और हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो ताकि हम व्यापार कर सके. क्लियर? क्योंकि राज्य की सहमति के बिना या राज्य के सहयोग के बिना कोई भी व्यापार करने जाना संभव नहीं था. ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं. उसका कारण क्या था? 1 साल तक मुद्दा टला रहा. उसका कारण यह था कि इंग्लैंड और स्पेन के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जो ये दुश्मनी हुई थी, इसके लिए चल रहा था कि हम लोग कोई पीस ट्रीटी कर लें, यानी कि हम लोग शांति समझौता कर लें, और इस शांति समझौते के बाद स्पेन के छत्रछाया में अंग्रेज व्यापार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ? यह शांति समझौता हो गया रद्द. जब यह शांति समझौता रद्द हो गया तब उसके बाद क्या हुआ? एक नई कंपनी बनाई एलिजाबेथ ने. कब बनाई? 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर जारी किया. ठीक है, बस यहीं से हमारा अंग्रेजों का इतिहास शुरू होता है, चार्टर से. एक चार्टर जारी किया और उस चार्टर में कहा कि एक कंपनी बना रहे हैं. उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. क्या नाम था? ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, इनका नाम था गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज. तो ये नाम था. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. कल से हम लोग क्या करेंगे? कल जब आपको क्लास मिलेगी हिस्ट्री की, तो उसमें चार्टर 1600 के प्रावधान समझेंगे. तो पहले हमारा टारगेट ये रहेगा, पहले 1600 से लेकर और 1947 तक के सारे अधिनियम हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, इस अधिनियम में कुछ बीच बीच में जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा कि मान लीजिए कोई देसी रियासत से अगर कोई समझौता हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल पे. ठीक है, इसके बाद चलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल पे, स्वतंत्रता संग्राम पर. ठीक, तो पहले पार्ट ये कंप्लीट करेंगे 1600 से लेकर 1947 तक. और मान के चलिए इसमें बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं. अगर ये 2 पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ज्यादा नहीं बचेगा. फिर एक इकोनॉमिक हिस्ट्री रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री में, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर. ठीक है, बस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट में मैक्सिमम हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि एक में क्या होता है कि एक जगह अगर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी घटना रही तो एक दिमाग से निकल जाती है. तो आप लेंथ में पढ़ोगे तो जो घटनाएं होंगी, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 1773 का रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद 18 और भी बीच में एक्ट आया, 1813 आया, 1833 आया, 1853 आया, 1858 आया. ये एक्ट क्यों हुए? तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसमें, ये एक्ट आए क्यों? तो बस यही आपको समझना है. जब आप सारे एक्ट एक जगह समझ लेंगे तो होगा क्या कि पीछे वाले का जो आगे वाला एक्ट है उसका बैकग्राउंड आपको पीछे वाले एक्ट से मिल जाएगा और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में एक चीजें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, तो बता दिया आपको
कि पहले हम लोग एक्ट करेंगे फिर आंदोलन की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1600 का चार्टर देखेंगे और देखेंगे उसके बाद कौन कौन से चार्टर एक्ट आए थे और उसमें क्या क्या बदलाव कंपनी के पॉलिसीज में या कंपनी के जो अधिकार जो प्रिविलेज थे उसमें किया गया था। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप भी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और फिर से आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम लोगों का बैच जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। एक चीज आपको